आज हम लोग टीजीटी 2001 का भाग 2 जो है उसका क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन भाग 2 के पहला क्वेश्चन यानी 31 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी चेतना की अभिव्यक्ति जिस काव्यधारा में देखने को मिलती है उस काव्यधारा को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रगतिवाद कहा जाता है कि प्रयोगवाद कहा जाता है कि जनवाद कहा जाता है कि अकविता कहा जाता है? मार्क्सवादी जो है चेतना किस काव्यधारा में मिलती है? तो मिलती है भैया आपके प्रगतिवादी, यानी कि ऑप्शन एक सही हो जाएगा। तो हम लोग व्याख्या देख लेते हैं शिल्पी के अनुसार। जो विचारधारा राजनीतिक क्षेत्र में समाजवाद और दर्शन में द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है वही साहित्य के क्षेत्र में प्रगतिवाद है। दूसरे शब्दों में मार्क्सवादी या साम्यवादी दृष्टिकोण के अनुसार निर्मित काव्यधारा प्रगतिवाद है। प्रगतिवाद शब्द मार्क्सवाद की साम्यवादी विचारधारा से सर्वथा संबद्ध है। प्रगतिवादी साहित्य की मूलधारा कार्ल मार्क्स 1818 से 1883 ईस्वी की विचारधारा है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 31 की व्याख्या। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं जो आपके स्क्रीन पर ये रहा। आपको बताना है कि दिनकर की कौन सी काव्यकृति भीष्म पितामह एवं धर्मराज के संवाद के रूप में रचित है? रश्मिरथी है कि कुरुक्षेत्र है कि उर्वशी है? तो आप बताइए दिनकर की जो रचना है वो भीष्म पितामह और कुरुक्षेत्र के दोनों लोगों के संवाद के रूप में कौन सी रची गई? तो ये कुरुक्षेत्र, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। हम लोग व्याख्या देख लेते हैं शिल्पी के अनुसार। दिनकर की कुरुक्षेत्र नामक काव्यकृत भीष्म पितामह एवं धर्मराज के संवाद के रूप में रचित है। कुरुक्षेत्र के धर्मराज एवं संवेदनशील योद्धा के मूर्त रूप है जो आत्मग्लानि के अतिरेक में अपने को ही युद्ध का उत्तरदायी मानकर भीष्म के सामने विलाप करते हैं। भीष्म सामाजिक चेतना के प्रतीक है, इसलिए वे युद्ध की नियति के बारे में बात करते हैं कि व्यक्ति के संदर्भ में जो मूल्य है वे ही समाज के संदर्भ में दोष बन जाते हैं। रश्मिरथी में केवल कर्ण के चरित्र का वर्णन है तथा उर्वशी में दिनकर ने उर्वशी और पुरुरवा के प्राचीन आख्यानों को एक नए अर्थ में जोड़ना चाहा है। क्वेश्चन नंबर 32 हो गया। अब 33 आपके स्क्रीन पर ये रहा। निम्न में से कौन सा निबंधकार ललित निबंधकार नहीं है? कौन इनमें से ललित निबंधकार नहीं है? रामविलास शर्मा नहीं है कि कुबेरनाथ राय नहीं है कि विद्यानिवास मिश्र नहीं है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी नहीं है? तो इसमें से जो ललित निबंधकार नहीं है वो आपके रामविलास शर्मा है। ये मार्क्सवादी विचारधारा के कवि थे। तो अब इनकी व्याख्या हम लोग शिल्पी के अनुसार देख लेते हैं। कुबेरनाथ राय, विद्यानिवास मिश्र एवं हजारी प्रसाद द्विवेदी ललित निबंधकार हैं, जबकि रामविलास शर्मा मार्क्सवादी आलोचक हैं और उन्होंने मार्क्सवादी आलोचना से प्रभावित प्रगति और परंपरा प्रगतिशील साहित्य की समस्या, आस्था और सौंदर्य आदि निबंध संग्रह की रचना की। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ललित निबंध है अशोक के फूल, विचार और वितर्क, कल्पलता, विचार प्रवाह और कुटज। विद्यानिवास मिश्र के ललित निबंध है चितवन की छाव, तुम चंदन हम पानी, आंगन का पंछी, बंजारा मन, मैंने सिल पहुंचाई, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है आदि। विद्यानिवास मिश्र की तरह कुबेरनाथ राय भी हजारी प्रसाद द्विवेदी संस्थान के ललित निबंधकार हैं। इनके प्रमुख निबंध संग्रह है प्रिय नीलकंठी, रस आखेटक, गंधमादन, निषाद योग आदि। क्वेश्चन नंबर 33 हो गया। क्वेश्चन नंबर 34 आपके स्क्रीन पर ये रहा। हंस पत्रिका के संस्थापक का नाम है? हंस पत्रिका के संस्थापक का नाम है जयशंकर प्रसाद की प्रेमचंद की राजेंद्र यादव की अमृत राय? तो हंस पत्रिका के संस्थापक जो थे वो प्रेमचंद जी थे। हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। हंस पत्रिका के संस्थापक प्रेमचंद जी हैं। प्रेमचंद द्वारा संपादित हंस बनारस 1930 भी तत्कालीन मतलब बनारस से रहे 1930 में रहल हंस पत्रिका और ये मासिक भी रहल। तो देख ला भी तत्कालीन साहित्य गतिविधियों का महत्वपूर्ण माध्यम बनने में समर्थ हुआ। प्रकाशित होते ही हंस समकालीन हिंदी कथा साहित्य का प्रतिनिधि पत्र बन गया। कथा साहित्य के अतिरिक्त इसमें उच्च कोटि की कविता, एकांकी, निबंध और आलोचना भी प्रकाशित होती थी। प्रेमचंद की मृत्यु के बाद शिवदान सिंह चौहान, अमृत राय, राजेंद्र यादव आदि ने समय समय पर हंस का संपादन किया। इस युग का एक जागरूक मासिक पत्र था। क्वेश्चन नंबर 35 आपके स्क्रीन पर ये रहा। निम्न में से किस कृति के रचनाकार दुष्यंत कुमार हैं? आपको बताना है कि इनमें से किस रचना के रचनाकार जो है दुष्यंत कुमार है। अपनी केवलधार, खूंटियों पर टंगे लोग, साय में धूप, युगधारा। तो देखिए युगधारा नागार्जुन का है, खूंटियों पे टंगे लोग सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का है, अपनी केवलधार अरुण कमल का है, साय में धूप दुष्यंत कुमार का है। विकल्प 3 सही हो जाएगा, दुष्यंत कुमार। इनकी बड़ी मशहूर पंक्ति है, साय में धूप लगती है, चलो यहाँ से चले और उम्र भर के लिए। बड़ी मस्त इनकी पंक्तियां हैं।
देखिए हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। निम्न में से साय में धूप कृति के रचनाकार दुष्यंत कुमार हैं। दुष्यंत कुमार के अन्य काव्य संग्रह हैं सूर्य का स्वागत, आवाज के घेरे, जलते हुए वन का बसंत आदि। हिंदी कविता में गीत और गजल लिखने में दुष्यंत कुमार का कोई सानी नहीं है। युगधारा के रचनाकार नागार्जुन, खोटियों पर टंगे लोक के रचनाकार सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 35। हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, जो आपकी स्क्रीन पर ये रहा। निम्न में से कौन नवगीत के प्रसिद्ध उन्नायक कवि हैं? वीरेंद्र मिश्र हैं कि दुष्यंत कुमार हैं कि भवानी प्रसाद मिश्र हैं कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है? तो नई कविता के जो है प्रसिद्ध उन्नयन कवि जो है वीरेंद्र मिश्र है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इस तरह हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। नई कविता, नई कहानी और नई आलोचना के समान ही 1948 से 1950 के मध्य नवगीत लेखन की परंपरा प्रकाशन में आई। आधुनिकता और वैज्ञानिक युगबोध सौंदर्य के दावेदार तथा कथित नवगीतकारों ने अपने गीत को नवगीत, नाय गीत, अगीत, प्रगीत, लोकगीत, कबीर गीत आदि नामों से अभिहित किया। 1959 में तीसरा शतक प्रकाशन के साथ ही नवगीत विधा की पूर्ण स्थापना हुई। नवगीत के प्रसिद्ध उन्नायक वीरेंद्र मिश्र हैं। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 27 आपकी स्क्रीन पर, अरे क्वेश्चन नंबर 27 का 37 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि निम्न में कौन सा उपन्यासकार एक आंचलिक उपन्यासकार है? यशपाल है कि जैनेन्द्र कुमार है कि राही मासूम रजा है कि अगे है? तो इसमें जो है आंचलिक उपन्यासकार जो है राही मासूम रजा जी हैं। हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। डॉक्टर राही मासूम रजा के लेखन में पर्याप्त सादगी और सहजता देखने को मिलती है। इनका औपन्यासिक सृजन बहुत अधिक नहीं है। डॉक्टर इनके द्वारा लिखित और सर्वाधिक चर्चित उपन्यास आधा गांव है। इसे आंचलिक उपन्यास की अभिधा प्राप्त है। इस उपन्यास में हिंदू और मुसलमान के विभाजन की कहानी भी प्रतीकात्मक स्तर पर प्रस्तुत की गई है। इनके द्वारा लिखित अन्य उपन्यास हैं टोपी शुक्ला, ओस की बूंद, सीन 75, हिम, जौनपुरी, दिल एक सादा कागज आदि। जैनेन्द्र एवं अगे मनोविश्लेषणात्मक उपन्यासकार है, जबकि यशपाल मार्क्सवाद से प्रभावित उपन्यासकार है। जैनेन्द्र और अगे दोनों जानी कैसे है तो मनोविश्लेषणात्मक बात जो है उपन्यासकार है, और यशपाल जो है मार्क्सवादी है। और राही मासूम रजा तो आप जान ही रहे हैं, जो कि पूछा ही है। तो क्वेश्चन नंबर 38 आपके स्क्रीन पर ये रहा। प्रेमचंद की कौन सी कृति अंग्रेजों द्वारा जब्त कर ली गई थी? बताइए कि प्रेमचंद की कौन सी कृति जो है अंग्रेज सरकार द्वारा जब्त कर ली गई थी? कायाकल्प, सोजे वतन, निर्मला, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो है सोजे वतन अंग्रेज सरकार द्वारा जब्त कर ली गई थी। व्याख्या हम लोग देख लेते हैं शिल्पी के अनुसार। प्रेमचंद उपन्यास क्षेत्र में जितने महान है, कहानी क्षेत्र में उससे भी अधिक महान है। प्रेमचंद कहानी क्षेत्र में आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी परंपरा के प्रतिष्ठापक है। इनकी उर्दू कहानियों के संग्रह सोजे वतन को अंग्रेज सरकार ने जब्त करके जलवा दिया था। उनकी श्रेष्ठ कहानियां शतरंज के खिलाड़ी, पंच परमेश्वर, आत्माराम, बड़े घर की बेटी, वज्रपात, रानी सारंधा, अलक ओझा, ईदगाह, अग्नि समाधि, पूस की रात, सुजान भक्त, कफन आदि है। जबकि कायाकल्प और निर्मला प्रेमचंद के उपन्यास है। क्वेश्चन नंबर 39 आपके स्क्रीन पर ये रहा। निम्न में से किस रासो काव्य का मूल वर्ण विषय वीर रस न होकर श्रृंगार रस है? खुमार रासो का कि पृथ्वीराज रासो का कि विशलदेव रासो का कि परमाल रासो का? तो आपको बताना है कि मूल में जो वर्ण विषय जो है वीर रस न होकर श्रृंगार रस है। कौन रचना का? भैया वो विशलदेव रासो रचना का श्रृंगारिक रचना। तो हम लोग जो है जो श्रृंगार इसमें लिखा है, एक चीज ये देख लीजिए, जो इसमें श्रृंगार लिखा है ये वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है। श्रृंगार ऐसे लिखा जाएगा, क्योंकि ये जो है श्रृंगार ऐसे लिखा जाएगा क्योंकि जो कंप्यूटर है उसमें जो है टाइपिंग में श्रृंगार ये वाला नहीं हो पाता है। तो ठीक है, हम लोग व्याख्या देखते हैं। नरपत माल द्वारा रचित विशलदेव रासो मुक्तक परंपरा का प्रतिनिधि काव्य है। आदिकाल के गेय साहित्य में इसकी चर्चा महत्वपूर्ण रूप से की जाती है। विशलदेव रासो वस्तुतः प्रेमाख्यान परंपरा की कोटि में आता है। इसमें विवाहांतर पति पत्नी के संपर्क से प्रेम के विकास का प्रत्यक्षीकरण दिखाया गया है। इस ग्रंथ में वीर रस की पाक तकनीक भी नहीं हुआ है। इस ग्रंथ में श्रृंगार रस का प्राधान्य है, जबकि खुमार रासो, दलपत विजय, परमाल रासो एवं आलाखंड जगनिक तथा पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई वीर रस प्रधान काव्य है। क्वेश्चन नंबर 40 आपके स्क्रीन पर ये रहा। भूषण रीति काल की किस काव्य धारा के कवि हैं?
रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि हैं कि रीति मुक्त काव्य धारा के कवि हैं कि रीति सिद्ध काव्य धारा के कवि हैं कि आश्रयवादी काव्य धारा के हैं। तो जो भूषण है आपके जो है रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि हैं, और रीति मुक्त में घनानंद आनंद बोधा ठाकुर देवदेव ये लोग आते हैं। रीति सिद्ध के सबसे प्रसिद्ध कवि जो है बिहारी हैं, लेकिन हमको तो व्याख्या शिल्पी के अनुसार देखना है, तो शिल्पी के अनुसार व्याख्या देखते हैं। भूषण रीतिकाल की रीतिबद्ध धारा के कवि है। रीतिबद्ध काव्य धारा के अन्य प्रमुख कवि हैं चिंतामणि, मतीराम देव, जसवंत सिंह, कुलपति मिश्र, मिश्र मंडल, सूरत मिश्र, सोमनाथ, भिखारी दास, दुलह रघुनाथ, रसिक, गोविंद प्रताप सिंह ग्वाल आदि। रीत मुक्त काव्य धारा के प्रमुख कवि घनानंद बोधा ठाकुर और आलम। रीत सिद्ध काव्य धारा के प्रमुख कवि बिहारी है। रीत सिद्ध काव्य धारा के प्रमुख कवि कौन है? बिहारी है। क्वेश्चन नंबर 41 आपके स्क्रीन पर ये रहा। निम्न में से मोहन राकेश लिखित एक नाटक है। मोहन राकेश लिखित एक नाटक इसमें से कौन है आपको बताना है। जन्मेजय का नागयज्ञ, सिंदूर की होली, मिस्टर अभिमन्यु, लहरों के राजहंस। तो जो है जो इसमें से मोहन राकेश का एक नाटक है लहरों के राजहंस। हम लोग व्याख्या देख लेते हैं शिल्पी के अनुसार। मोहन राकेश द्वारा लिखित नाटक लहरों के राजहंस का प्रकाशन 1963 के लगभग हुआ था। यह कृति अश्वघोष के सौंदर्य नंद चरित्र पर आधारित है। इसमें नंद के माध्यम से वर्तमान युगीन मानव की निश्चयात्मक स्थिति को दर्शाया गया है। राकेश मोहन ने नाटक जगत में 3 नाटकों की रचना की, मगर इन कृतियों से ही उनका स्थान अनंततम है। इनके द्वारा लिखित 2 अन्य नाटक आषाढ़ का एक दिन जो 1958 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, यह महाकवि कालिदास के परिवेश, रचना प्रक्रिया तथा प्रेरणा स्रोत से संबंध है। यह रोमांटिक भावुकता से युक्त नाटक है। इनका तीसरा नाटक आधे अधूरे है जो 1969 में रचा गया। जन्मेजय का नागयज्ञ प्रसाद की नाट्यकृति है, जबकि सिंदूर की होली लक्ष्मी नारायण लाल मिश्र की तथा मिस्टर अभिमन्यु लक्ष्मी नारायण लाल की नाट्यकृति है। क्वेश्चन नंबर 42 आपके स्क्रीन पर ये रहा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल के निम्नलिखित कवियों में से किसे सबसे कम महत्व प्रदान किया था? तुलसीदास के, सूरदास के, कबीर को कि जायसी को? तो जो शुक्ल जी एक त्रिवेणी रचना लिखे थे उसमें जो है तुलसीदास, सूरदास, जायसी ये तीनों लोगों का वर्णन किए हैं, लेकिन कबीर का वहां वर्णन नहीं किए हैं और कबीर को कम महत्व दिए हैं, इसलिए इसमें जो है ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। आलोचना सम्राट आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी आलोचना क्षेत्र में द्वितीय स्थान है। इनके द्वारा रचित आलोचनात्मक ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास, गोस्वामी तुलसीदास, जायसी ग्रंथावली की भूमिका, चिंतामणि 2 भाग, रस मीमांसा, भ्रमर, गीत सार, सूरदास आदि उल्लेखनीय है। इन्होंने तुलसी को हिंदी का सर्वश्रेष्ठ कवि सिद्ध करने के लिए उनके समक्ष हिंदी के किसी कवि को महत्व नहीं दिया। शुक्ल अपने नीतिवादी दृष्टिकोण के कारण सूर्य के प्रति और अपने वर्ण व्यवस्था तथा अवतारवाद में आस्था के कारण कबीर आदि निर्गुण कवियों के प्रति न्याय नहीं कर सके। तुलसी के प्रति उनका मोह कबीर के प्रति अन्याय कर गया है। तुलसी के प्रति उनका मोह और जो है कबीर के प्रति उनका जो है अन्याय कर गया है। तो ये होगा 42 नंबर क्वेश्चन का व्याख्या। अब 43 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। हिंदी साहित्य में सरदारपुर सिंह की ख्याति किस रूप में है? सरदारपुर की ख्याति कौन रूप में होने? एक आलोचक के रूप में, एक नाटककार के रूप में और एक निबंधकार के रूप में, एक व्यंग्यकार के रूप में। तो देखिए जो है सरदारपुर सिंह ने 6 निबंध लिखे थे और उसी निबंध के कारण इनको निबंध में पूरी जो है निबंध में इनको बहुत अच्छी ख्याति मिलती है। तो हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। हिंदी साहित्य में सरदारपुर सिंह की ख्याति एक निबंधकार के रूप में है। सरदारपुर सिंह जीवन और व्यवसाय की दृष्टि से वैज्ञानिक थे, किंतु उनके निबंधों में लभ भावनात्मकता के साथ साथ मानवतावादी दृष्टिकोण की प्रधानता है। स्वाधीन चिंता और प्रगतिशीलता इनके निबंधों में नैसर्गिक गुण है। इनके निबंध आचरण की सभ्यता, सच्ची वीरता, मजदूर और प्रेम, कन्यादान, पवित्रता, अमेरिका का मस्त योगी, व्हाट व्हिटमैन पर्याप्त लोकप्रिय हुए। क्वेश्चन नंबर 44 आपके स्क्रीन पर ये रहा। निम्न में से किस कहानी के लेखक प्रेमचंद नहीं है? इनमें से बताना है कि कौन सी कहानी के लेखक प्रेमचंद नहीं है। बड़े घर की बेटी, मिस पद्मा, ठाकुर का कुआं, छोटा जादूगर। तो देखिए इसमें जो है छोटा जादूगर इनकी रचना नहीं है। छोटा जादूगर जयशंकर प्रसाद की रचना है। क्वेश्चन नंबर
45 आपके स्क्रीन पर ये रहा। निम्न में से किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा है? इनमें से कौन से ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा है? संस्कृत के 4 अध्याय, कविता के नए प्रतिमान, भारत में अंग्रेज राज और मार्क्सवाद, राग दरबारी। तो जो संस्कृत के 4 अध्याय है वो रामधारी सिंह दिनकर का है, कविता के नए प्रतिमान नामवर सिंह का है, राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल का है। इस तरह भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद नामक आलोचना ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा जी हैं। इनकी अन्य आलोचनात्मक कृतियां हैं प्रगति और परंपरा, प्रगतिशील साहित्य की समस्या, आस्था और सौंदर्य, भाषा साहित्य और संस्कृत, मार्क्सवाद और प्राचीन साहित्य का मूल्यांकन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना, प्रेमचंद और उनका युग, भारतेंद्र युग, भाषा और समाज, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, नई कविता और अस्तित्ववाद, प्राचीन भारत के भाषा परिवार, मार्क्स और पिछड़े हुए समाज आदि। संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं, कविता के नए प्रतिमान के लेखक नामवर सिंह हैं तथा राग दरबारी के लेखक श्रीलाल शुक्ल हैं। इस तरह क्वेश्चन नंबर 45 हो गया। क्वेश्चन नंबर 46 आपके स्क्रीन पर ये रहा। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा जो है अंत शब्द की सही संधि होगी। अंत शब्द का सही संधि की बात की जाएगी तो भैया ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, अन धन अंत। तो हमें व्याख्या देख लें। अंत शब्द की सही संधि अन धन अंत होगी। यह व्यंजन संधि का उदाहरण है। व्यंजन के कारण स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उस व्यंजन में जो रूपांतर होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 आपके स्क्रीन पर ये रहा। आपको बताना है, मिलाना है सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची 1 और सूची 2, तो सूची 1 में रचना है, सूची 1 में रचना है और सूची 2 में रचनाकार है। तो हम लोग देख लेते हैं। मंगलसूत्र किसकी रचना है? तो मंगलसूत्र जो है आपके प्रेमचंद की है और फिर उपन्यास है। इरावती जो है जयशंकर प्रसाद की है। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर का है। तमस भीष्म साहनी का है। तो देखिए मंगलसूत्र आपका जो आ जाएगा प्रेमचंद, इरावती जो है जयशंकर प्रसाद, आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर, तमस भीष्म साहनी। अब इस तरह जो है पहला का चौथा और दूसरा का तीसरा और तीसरा का पहला और चौथा का दूसरा। तो अब देखना है कि चौथा, तीसरा, पहला, दूसरा किस ऑप्शन में है, वो ऑप्शन सही हो जाएगा। चौथा तीसरा और जो है चौथा तीसरा पहला दूसरा, मतलब कि ऑप्शन नंबर 2 जो है सही हो जाएगा। ठीक, हम लोग इसकी व्याख्या देख लेते हैं। मंगलसूत्र नामक उपन्यास प्रेमचंद की अधूरी रचना है। इरावती जयशंकर प्रसाद का अपूर्ण उपन्यास है। विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखित शरत चंद्र की जीवनी का नाम आवारा मसीहा है तथा तमस भीष्म साहनी का बहुचर्चित उपन्यास है। यह वह उपन्यास है जिसमें विभाजन के समय सांप्रदायिक दंगों को आधार बनाया गया है। सांप्रदायिक दंगों को आधार बना के लिखा गया। क्वेश्चन नंबर 48 आपके स्क्रीन पर ये रहा। निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। शुद्ध शब्द इसमें से कौन सा है? शरतचंद यानी समश्रु कवित्री। तो कवित्री भी शुद्ध है, जो है समश्रुत भी शुद्ध है, शरतचंद्र भी शुद्ध है, यानी जो है अशुद्ध है, इसलिए विकल्प जो है 2 सही हो जाएगा। लेकिन आप जब शिल्पी पढ़ेंगे तो वहां जो है विकल्प जो है 3 सही माना है, ये आप जो है गलत है, यानी अशुद्ध शब्द है। क्योंकि जो है पहले जो है आयोग जो है 2013 के बाद जो है अपना जो है उत्तर देना शुरू किया कि मैंने ये विकल्प माना। उसके पहले जो है जो मान लेता था। तो ये जो है शिल्पी जो है अपने से हिसाब से दिए, लेकिन हमारे सर एस वर्मा सर ने जो है विकल्प यानी को ही सही करवाया है। तो हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन 49 नंबर आपके स्क्रीन पर ये रहा। मात्रा क्रम की दृष्टि से दोहा के ठीक विपरीत पढ़ने वाला छंद का नाम है। दोहा के ठीक विपरीत कौन सा छंद होता है? तो दोहा के ठीक विपरीत सोरठा होता है। रोला, चौपाई, सोरठा, हरगीतका में से जो है सोरठा विकल्प सही हो जाएगा। हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। मात्रा क्रम की दृष्टि से दोहा के ठीक विपरीत पढ़ने वाले छंद का नाम सोरठा है। सोरठा 4 चरण, 11 पहला और दूसरा चरण जो है
जो है 11 और 13, फिर जो है तीसरा और चौथा 11 13 मात्राएं हैं। जैसे ऐसे कहा जा सकता है कि पहला और तीसरे में 11 11 और दूसरा और चौथे में 13 13 मात्राएं होती हैं। ठीक दोहा के ठीक विपरीत होता है। इसके पहले और तीसरे में 11 11 मात्राएं होती हैं, जबकि दोहा के प्रथम एवं तीसरे में 13 13 मात्राएं होती हैं। सोरठा में दूसरे और चौथे चरण के आरंभ में जगड़ लघु गुरु लघु नहीं होता है। पहले और तीसरे चरण के अंत में लघु होता है। चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं, रोला के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं तथा हरिगीतका के प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 50 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 आपके स्क्रीन पर ये रहा। निम्न में से अष्टछाप के अंतर्गत न पढ़ने वाले कवि का नाम है। तो रीतकाल पर जो है अष्टछाप में नहीं आते हैं। कौन से कवि नहीं आते हैं? कुंभन दास नहीं है, कि सूरदास नहीं है, कि नंददास नहीं है, कि परमानंद दास नहीं है। तो इसमें जो है सुंदर दास नहीं है। सुंदर दास संत कवि हैं। तो देखिए अष्टछाप में जो है 8 कवि थे, उनमें 4 जो है विठलनाथ के कवि थे और जो है 4 उनके पिता बल्लभाचार्य थे। तो 4 बल्लभाचार्य के जो शिष्य थे वह कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास थे। और 4 जो है विठलनाथ के शिष्य थे, गोविंद स्वामी, नंददास, चित्त स्वामी, चतुर्भुज दास। तो हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। सुंदर दास अष्टछाप के कवि न होकर संत परंपरा के कवि हैं। ये संत दादू दयाल के शिष्य से संत परंपरा में एक सबसे अधिक शिक्षित थे। ज्ञान समुद्र तथा सुंदर विलास इनकी रचनाएं हैं। इनकी रचनाओं का संकलन सुंदर ग्रंथावली 2 भाग नाम से पुरोहित हरिनारायण शर्मा द्वारा संपादित की गई। वल्लभाचार्य के पुत्र गोस्वामी विठलनाथ ने अष्टछाप की स्थापना की थी। अष्टछाप की स्थापना कब हुई थी? तो 1565 में हुई थी। अष्टछाप की स्थापना की। अष्टछाप के कवि कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास सभी वल्लभाचार्य के शिष्य तथा गोविंद स्वामी, नंददास, चित्त स्वामी, चतुर्भुज दास सभी गोस्वामी विठलनाथ के शिष्य। इस तरह क्वेश्चन नंबर 50 हो गया। क्वेश्चन नंबर 51 आपके स्क्रीन पर ये रहा। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। कामायनी है, कि रामचरितमानस है, कि साकेत है, कि प्रियप्रवास है। तो देखिए खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य जो है प्रियप्रवास को कहते थे। और ये सब जो चारों हैं सब जो है महाकाव्य ही हैं। कामायनी जयशंकर प्रसाद की है, रामचरितमानस जो है तुलसीदास का है, साकेत जो है मैथिली शरण गुप्त का है। तो हम लोग देख लेते हैं व्याख्या। प्रियप्रवास खड़ी बोली में लिखा गया प्रथम महाकाव्य है। इसके रचनाकार अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। इसमें राधा और कृष्ण के समान नायक नायिका के स्तर से ऊपर उठकर विश्व सेवी तथा विश्व प्रेम के रूप में चित्रित किया गया है। इनकी अन्य रचनाओं में पद्य प्रसून, चुभते चौबते, चोखे चौबते, बोलचाल, रस कलश तथा वैदेही वनवास प्रसिद्ध है। कामायनी के रचनाकार जयशंकर प्रसाद, रामचरितमानस तुलसीदास कृति है, साकेत मैथिली शरण गुप्त की रचना है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 51 हो गया। क्वेश्चन नंबर 52 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। हारे को हरि नाम शीर्षक काव्य ग्रंथ के रचनाकार हैं। मैथिली शरण गुप्त हैं, कि रामधारी सिंह दिनकर हैं, कि वियोगी हरि हैं, कि सुमित्रा नंदन पंत है। हारे को हरि नाम ग्रंथ किसका है? तो जो है हारे को हरि नाम जो है रामधारी सिंह दिनकर का रचना है। हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। भारत सरकार द्वारा सन 1972 में उर्वशी कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले रामधारी सिंह दिनकर हारे को हरि नाम शीर्षक काव्य ग्रंथ के रचनाकार हैं। इनकी अन्य प्रसिद्ध रचनाएं बार, दोली विजय, रणभंग, रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, नील कुसुम, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, कोयल और कवित्व, मृत्यु तिलक, सीपी और शंख, आत्मा की आंखें, रश्मिलोक, संस्कृत के 4 अध्याय तथा शुद्ध कविता की खोज आदि है। क्वेश्चन नंबर 52 आपके जो है हो गया। क्वेश्चन नंबर 53 आपके स्क्रीन पर ये रहा। किस काव्य कृति पर अज्ञेय को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? सागर मुद्रा, कितनी नाव में कितनी बार, इत्तलम, आंगन के पार द्वार। तो अज्ञेय जी को जो है कितनी नाव में कितनी बार पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। हम अगर इसको रिलेट करके याद करने के लिए रिलेट करें तो हम कहीं नदी के किनारे रहते हैं और जो है हम नदी में कितनी बार नाव पे कितनी बार चढ़े कितनी बार उतरे हमको ज्ञात नहीं है, तो ज्ञान नहीं है तो ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला होगा? अज्ञात है तो अज्ञेय को मिला होगा। लेकिन हमको भैया व्याख्या देखनी है, किसके अनुसार देखनी है? तो शिल्पी के अनुसार। आप व्याख्या ना करिए अपने हिसाब से, तो ठीक है। शिल्पी के अनुसार हम व्याख्या देखते हैं
कितनी नाव में कितनी बार नामक काव्य कृति पर अज्ञेय को 1978 का ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ तथा अज्ञेय की प्रमुख काव्य कृतियां हैं हरी घास पर क्षण भर, बावन हेरी, इंद्रधनुष रोचते हुए, अरि ओ करुण प्रभा मैं, आंगन के पार द्वार, सागर मुद्रा, महावृक्ष के नीचे, क्योंकि मैं उसे जानता हूं, नदी की बाक पर छाया, असाध्य वीरा, चिंता इत्तलम आदि। क्वेश्चन नंबर 54 आपके स्क्रीन पर ये रहा। जो है आपको बताना है, क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है इसलिए हम इसको छोटा कर रहे हैं। देखिए, आधुनिक हिंदी साहित्य के द्विवेदी युग का नामकरण किस रचनाकार के नाम के आधार पर किया गया है? मतलब कि आधुनिक काल का जो द्विवेदी युग है उसका नामकरण केकरे नाम पे पड़ल, तो आपके यही बताना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के, कि सुधाकर द्विवेदी के, कि महावीर प्रसाद द्विवेदी के, कि मनन द्विवेदी के। तो भैया जो है इसमें जो है ऑप्शन महावीर प्रसाद द्विवेदी हो जाएगा। क्वेश्चन 54 का 3 सही हो जाएगा। हम लोग जो है व्याख्या देख लेते हैं। संवत 1950 से 75 तक का समय हिंदी साहित्य के इतिहास में द्विवेदी युग के नाम से अभिहित किया जाता है। इस युग की साहित्य चेतना के सूत्रधार, प्रस्तुत युग के प्रधान पुरुष महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। ये सुदीर्घ काल तक सरस्वती पत्रिका का संपादन करते रहे तथा युग की भाषा और उसकी साहित्य के रूप में सुदृढ़ हाथों से निर्धारित करते रहे। उनकी सरस्वती पत्रिका अपने आप में एक संस्था थी। उनकी प्रमुख कृतियां मंजूषा सुमन, कान्यकुब्ज, अबला विलाप, गंगा लहरी, ऋतु तरंगिणी, कुमार संभवम आदि है। क्वेश्चन नंबर 55 आपके स्क्रीन पर ये रहा। राग दरबारी के रचनाकार का नाम है। आपको बताना है कि राग दरबारी के रचनाकार कौन है। मोहन राकेश है, कि श्रीलाल शुक्ल है, कि हरि शंकर परसाई है। तो राग दरबारी के रचनाकार श्रीलाल शुक्ल जी हैं। हम लोग जो है श्रीलाल शुक्ल जी हैं। हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। श्रीलाल शुक्ल की व्यंग्यात्मक कृति राग दरबारी राजनीति का कटाक्ष करने वाली कृति है। अज्ञातवास व आदमी का जहर इनके अन्य उपन्यास है। मोहन राकेश द्वारा रचित उपन्यास न आने वाले कल, अंधेरे बंद कमरे तथा अंतराल आधुनिकता से अधिक प्रभावित है। हरि शंकर परसाई द्वारा लिखित उपन्यास रानी नागमती की कहानी है। क्वेश्चन नंबर 56 आपके स्क्रीन पर ये रहा। निम्न में से कौन सा शब्द हवा का परिवाची नहीं है? इनमें से कौन सा शब्द जो है हवा का परिवाची नहीं है, बताना है। अनिल, की अन्नल, की मारुत, की पवन। तो जो है इसमें अनल जो है अनल शब्द जो है अग्नि का पर्यायवाची है। अनल के अन्य पर्यायवाची शब्द है आग, पावक, दव, धूमकेतु, धनंजय, जात देव, हुतासन, वैश्वानर, ज्वाला, वायुसुख, दहन, ज्वलन, कृषाणु, रोहिताश्वर, वाहिनी आदि। जबकि मारुत, अनिल, पवन हवा के पर्यायवाची शब्द हैं। हवा के अन्य पर्यायवाची शब्द हैं वायु, समीर, कंपन, समीरण, बयार, वात, प्रभंजन, प्राण, पवनमान, नभ प्राण तथा मृग वाहन आदि। क्वेश्चन नंबर 57 आपके स्क्रीन पर ये रहा। मुख का विलोम शब्द है। मुख का जो है विलोम क्या होता है? अमुख होता है, कि सूख होता है, कि वाचल होता है, कि हुक होता है। तो मुख का विलोम जो है वाचल होता है। मुख का विलोम वाचाल होता है, वाचक नहीं, वाचाल होता है। मुख शब्द का विलोम शब्द वाचाल है। क्वेश्चन नंबर 58 आपके स्क्रीन पर ये रहा। बाणभट्ट की आत्मकथा। बाणभट्ट की आत्मकथा है, एक कहानी है, कि एक उपन्यास है, कि एक आत्मकथा है, कि इनमें से कोई नहीं है। तो बाणभट्ट की आत्मकथा जो है वो जो है उपन्यास है और केकर है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। इस तरह विकल्प 2 सही हो जाएगा। हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। बाणभट्ट की आत्मकथा 1946 एक उपन्यास है। इस उपन्यास के लेखक ऐतिहासिक उपन्यासकार हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। इसकी कथावस्तु मुख्यतः बाढ़ की कादम्बरी तथा हर्षचरित से संग्रहित है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अन्य उपन्यासों में चारुचंद लेख, जिसमें राजा सातवाहन हाल तथा
चंद्र लेखा आदि की कथा है। पुनर्वा, जिसमें इतिहास, लोक कथा, बिंबों, प्रतिबिंब, प्रतीकों, मिथकों व जनधरी कथाओं को बड़ी अजीब ढंग से घुला मिला दिया है। तथा आनंदास का पोथा, जिस जिसकी कथा छांदोग्य और बृहदारण्यक उपनिषद में विद्यमान है। बृहदारण्यक उपनिषद में जो है आनंदास का पोथा जो है उसका जो है छंदोग्य और जो है बृहदारण्यक उपनिषद में विद्यमान है, ये कहल चाहता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58 जो है आपके स्क्रीन पर ये रहा। निम्न में से किस कवि ने सिर्फ अवधी भाषा में ही रचना की? 59 नंबर क्वेश्चन में आपको बताना है कि इसमें से कौन कवि जो है सिर्फ अवधी भाषा में ही रचना किए? कबीर, सूरदास, तुलसीदास की जायसी। तो जो है अवधी भाषा में सिर्फ रचना किए तो जायसी जी ने किया। जायसी जी की 3 रचना जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी मानते हैं कि पद्मावत, अखरावत, आखिरी कलाम जो है यही 3 रचनाएं शुक्ल जी मानते हैं। ठीक है, तो हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। जायसी ने अपनी रचनाओं में ठेठ अवधि का पूर्वीपन को अपनाया है। उन्होंने अवधी भाषा का इतना सफल प्रयोग किया कि वे कदाचित हिंदी के अमर ग्रंथ रामचरितमानस के कर्ता तुलसी के भी इस दिशा में पथ प्रदर्शन कहे जा सकते हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं पद्मावत, अखरावत, आखिरी कलाम, चित्रलेखा, कहरनामा, मसलनामा, कन्हावत। कबीर की भाषा खड़ी भाषा कबीर की भाषा खिचड़ी भाषा है। तुलसी की भाषा ब्रज एवं अवधि दोनों है, जबकि सुंदरदास की भाषा ब्रज है। देखिए, कबीर की भाषा जो खिचड़ी कहे तो श्याम पंचमेल खिचड़ी कौन कहा था? तो श्याम सुंदरदास कहे थे। जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है कबीर की भाषा को वाणी का डिक्टेटर कहे थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कबीर की भाषा को जो है सदुकई कहे थे। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 60 देख लेते हैं, जो है इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। प्रेमचंद के निम्नलिखित उपन्यासों की रचना वर्ष के सिलसिले क्रम से सजाइए। गबन, गोदान, सेवा सदन। तो देखिए, गबन जो है 1931 में था, गोदान 1935 में है, सेवा सदन 1918 में है। तो सेवा सदन जो है 1918 में है, 1918 में, गोदान 1935 में है और गबन जो है 31 में है। तो इस तरह जो है पहले सेवा सदन आ जाएगा, फिर दूसरे पे जो है गबन आ जाएगा, तीसरे पे गोदान आ जाएगा। तो देख लेते हैं किस विकल्प में है। जो है विकल्प नंबर जो है आपका 2 सही हो जाएगा। पहले पे देखिए सेवा सदन, फिर दूसरे पे जो है दूसरे पे पहले पे सेवा सदन, दूसरे पे जो है आपका गबन, तीसरे पे जो है गोदान। तो इस तरह विकल्प जो है 2 सही हो जाएगा। और ठीक है, आज की क्लास यहीं तक। धन्यवाद।